शुरू करते हैं। आज दिनांक 16/9/2020 को लेसन का नाम है कैसे, कब और कहाँ। और उसमें जो मुख्य बातें हैं कि जो तारीखें होती हैं वो महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, और जब हमारे जीवन में कोई नई तारीख होती है तो पहली वाली तारीख के स्थान पे दूसरी वाली तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक और राजनीतिक भी थे। जेम्स मिल ने, अब यहाँ पर यह बच्चा को याद रखने हैं, 1817 में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के रहने वाले एक अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की पुस्तक लिखा था उन्होंने। और इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा था। पहला था हिंदू काल, दूसरा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश और ईसाई काल। तो इस तरह से हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल 3 कालों में इसको बांटा गया था जेम्स मिल के द्वारा। लेकिन भारतीय इतिहासकार भारत के इतिहास को भी 3 काल खंडों में बांटा था। नंबर 1 प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। अब जो सवाल यहाँ उत्पन्न होगा वो ये है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में जो बांटा था उसमें क्या समस्याएं थी, तो इस पर विचार करेंगे। तो इसमें ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो जेम्स मिल ने 3 काल खंडों में भारतीय इतिहास को बांटा था, उसके बांटने के मुख्य कारणों में से पहला कारण था कि यह बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। पहली बात, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरा, हम कह सकते हैं कि हिंदू काल, मुस्लिम काल इस तरह से बंटवारा करके हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते थे। एक ये भी उनकी नीति थी। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए एक हिंदू काल या मुस्लिम काल एक काल को दूसरे काल से बड़ा दिखाने के लिए, ताकि लोग आपस में लड़े झगड़े, और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा कह सकते हैं कि अपनी सोच को भारतीय जनता पर थोपने के लिए भी इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये बात जो हमने बताया, ये सभी बच्चों ने समझ लिया होगा। अब जो है हम थोड़ी देर में फिर पूछेंगे कि कौन बच्चे ने क्या क्या सीखा और उसने क्या जानकारी हासिल करी। अब दूसरा जो सर, वो इसमें आता है, समझने में मुझे पता नहीं चला थोड़ा। क्या चीज? सर, वो आपने बोला ना समस्याएं, वो कौन सी समस्याएं थी वो नहीं पता चला। हाँ, अभी बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। एक तो देखो,
सांप्रदायिकता के आधार पर इसका बंटवारा किया गया था पहली बार। संप्रदाय का मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करके दिखाने की, उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। तो जैसे हिंदू काल हो गया, मुस्लिम काल हो गया, दो संप्रदाय हो गए, तो दो इसी को बोलते हैं संप्रदाय से ही सांप्रदायिकता शब्द बना हुआ है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इसका विभाजन किया गया। और अपने काल को सर्वश्रेष्ठ काल बताने के लिए अंग्रेजों ने भी, जेम्स मिल ने ये ब्रिटिश काल को जोड़ा था कि वो ब्रिटिश काल सबसे, अब कोई इतिहास पढ़ेगा तो भारत का इतिहास जब पढ़ेगा तो उसमें अगर वो हिंदू काल को पढ़ेगा, फिर मुस्लिम काल को पढ़ेगा और फिर ब्रिटिश काल को पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि सबसे बढ़िया काल ब्रिटिश काल था। तो ब्रिटिश काल को ऊंचा दिखाने के लिए भी इसका बंटवारा किया गया था। अब समझ में आया बच्चा कौन बालिका थी? अच्छा यस सर आया। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें जो अगला जो शब्द है वो है औपनिवेशिक। अब इसमें जो है हम जो है क्या नाम है, अभी चैट में 47 बच्चों ने अटेंडेंस लगाई है, जबकि 68 चाइल्ड है। तो यहाँ पर हम शेयर स्क्रीन करके भी बताने का प्रयास करते हैं। जो हमने पीपीटी बना रखा है उसी को दिखाते हैं, और लीडो नहीं बनाए, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर ये देखिए कि जो हमने अभी बताया था कि भाई 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल ने, ये सभी बच्चों को पता पड़ गया होगा। और आगे देखते हैं कि औपनिवेशिक क्या है। अब इसको ध्यान से जो बच्चा देखेगा, ये दिख रहा है ना, उर्वी यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ध्यान से इसको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। जब कोई देश या जाति दूसरे देश पर या जाति पर बलपूर्वक अपना शासन उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से शोषण करे तो उसे निवेश कहते हैं। और यह सर प्रक्रिया किसी और का माइक चालू चल रहा है ना, तो आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। हाँ, तो ये भाई तुम्हारे नेट की समस्या। सर किसी और का माइक चल रहा है ना, तो हाँ, तो तुम जो है अपना माइक्रोफोन है या वो जो भी तुम्हारे पास है वो सही कान में लगाओ। तो जब कोई देश या जाति किसी दूसरे देश या जाति पर बलपूर्वक अपना शासन स्थापित कर उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण करे तो उसे औपनिवेशिक नीति कहते हैं। यह प्रक्रिया जब ये लगातार चलती है तो इसे औपनिवेशीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरे देश पर जबरदस्ती कब्जा करके अगर वह शासन स्थापित कर लेता है और उसका सभी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण करने लगता है तो यह व्यवस्था औपनिवेशिक कहलाती है। और फिर आगे देखते हैं, तो आगे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये औपनिवेशिक, अब आएगा सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण का प्रचलन भी बढ़ गया था अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों को विश्वास था कि व्यवस्थित और सुदृढ़, अब सर्वेक्षण का महत्व जो होता है वो इस लाइन में दिखेगी। यहाँ पर देखें तो ये कह रहे हैं कि भाई
जो व्यवस्थित और सुदृढ़ शासन के लिए सर्वेक्षण कार्य जरूरी है। तो सर्वेक्षण का क्या महत्व है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें बच्चा बताएगा कि अंग्रेजों को विश्वास था कि व्यवस्थित और सुदृढ़ शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण जरूरी है। ये लाइन व्यवस्थित और सुदृढ़ शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण का बहुत ही महत्व है। इसलिए उन्होंने पूरे देश में विभिन्न तथ्यों का सर्वेक्षण किया, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति, स्थानीय इतिहास, लोगों की जाति, उनके व्यवसाय, इसके यहाँ तक कि वहाँ के पशु, रीति रिवाज, ये सारे के सारे उन्होंने सर्वेक्षण किया था। इसके बाद आगे देखते हैं कि ये अधिकृत जो रिकॉर्ड होता है इससे क्या पता नहीं चलता, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें सरकारी रिकॉर्ड केवल सरकारी पक्ष को रखने में सक्षम होते हैं और वे नीति निर्धारकों के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हैं। सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, इसकी जानकारी अन्य स्रोतों से मिलती है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, इस अधिकृत रिकॉर्ड से हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है का उत्तर होगा कि आम जनता के जीवन के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में हमें पता नहीं चलता है। अब ये प्रशासन अभिलेख क्यों तैयार करता है कि भाई प्रशासन अभिलेख इसीलिए तैयार करता है कि वो हर अपने दिशा निर्देशों, नीति, फैसलों को वो लिख कर रखते थे ताकि उसका बाद में अध्ययन किया जा सके। और अभिलेखों को रखने के लिए पूरे तहसील कार्यालय में, जिला कलेक्टर में, कमिश्नर कार्यालय में, गवर्नर कार्यालय में, सभी कार्यालयों में अभिलेखागार बनाए गए। तो ये हमेशा 1920 के दशक में भारतीय लेखागार बनाया गया, इसे अभिलेखागार भी कहते हैं। और जो व्यक्ति इन अभिलेखों को लिखते थे वो खुशनवीस कहलाते थे, ये ध्यान रखेंगे, खुशनवीस कहलाते थे, क्योंकि इसको बहुत ही सुंदर स्मार्ट शब्दों में लिखना पड़ता था। तो अभिलेख लिखने के लिए खुशनवीस जो होते थे वो इसको लिखते थे और इसको रखने के लिए अभिलेखागार बनाए गए थे, संग्रहालय बनाए गए थे, या उसे हम कह सकते हैं आर्काइव। आर्काइव भी इसे कहा जाता है, ये इंग्लिश शब्द है आर्काइव, आर्काइव या लेखागार, अभिलेखागार भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से अभिलेख तैयार करते थे यहाँ पे बच्चे सुंदर स्मार्ट राइटिंग में, और ये अभिलेखागार भी है और इसमें सर के स्कूल वाले हैं को लिख करके सुरक्षित रखा जाता था। तो इस तरह का अभिलेखागार बनाया जाता था उस जमाने में, आज भी है। आज भी जिला कलेक्टर ऑफिस उनको निकाल रहे हैं, कुछ कोई नहीं निकाला जगला, तो आपको वहां मिल जाएगा। फिर अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था, कौन बच्चा बताएगा इसमें से? सर मैं बताऊं? जेम्स मिल सर।
और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अब ये तीसरा प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन सर, लॉर्ड माउंटबेटन। ओ यस, बढ़िया। इसमें क्वेश्चन का उत्तर भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको देख के बताना आसान है, लेकिन मेरा इसको दिखाने का मतलब था कि आप लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये जेम्स मिल का आपको पता ही है। अब ये है कि ये प्रश्न आएंगे कि भाई इतिहास क्या है। अब ये इस प्रश्न का उत्तर कौन बच्चा बताएगा? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? बोलो अब, इतिहास क्या है? कौन बताएगा? रामकृष्ण पारगी बता, इतिहास क्या है? रामकृष्ण पारगी। जो प्राचीन काल में हुआ है उसको इतिहास कहते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं। अतीत काल में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। जो घटनाएं घट चुकी है, ये हमेशा ध्यान रखिए, आने वाली होने वाली भविष्य में क्या होगा इसका कोई इतिहास नहीं होता। जो घटना घट चुकी है उसी को क्रमबद्ध लिखा जाता है। ये भी यहाँ ध्यान रखिए, क्रमबद्ध का मतलब होता है सिलसिलेवार, कि पहले क्या घटना हुई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह से। तो उन सारी अतीत में की घटनाओं की ये कहानी है। इति का मतलब होता है पुराना और हास का मतलब होता है कहानी। इसको इस दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है इतिहास। अब खुशनवीस कौन होते थे? इसका उत्तर कौन सुंदर बताएगा? लेखन। हाँ, सुंदर लेखन। सुलेख लेखन, सुंदर लेखन, अभिलेख तैयार करने वाले, जो सुलेख लेखन करने वाले व्यक्ति होते उसे खुशनवीस कहते थे। अब ये अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण क्या है? औपनिवेशीकरण क्या है? कौन बच्चा बताएगा? नाम बताइए। हाँ, जब एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों पर अधिकार करके वहां का सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परंपरा को प्रभावित करने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बढ़िया बढ़िया, आकांक्षा ने बढ़िया बताया कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर या कोई जाति किसी दूसरे जाति पर जबरदस्ती आक्रमण करके शासन स्थापित कर लेता है और वहां पर उसका शोषण करने लगता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, अब वो शोषण करने लगता है तो उसे कहते हैं औपनिवेशीकरण। और जब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, 100-200 सालों तक चलती है, तो उसे कहते हैं औपनिवेशीकरण। ये भी ध्यान रखेंगे। अभिलेखागार क्या है? कौन बच्चा बताएगा अभिलेखागार क्या है? मैं बताऊं सर, आशुतोष रंजन। हाँ, आशुतोष रंजन। सर मैं बताऊं, आशुतोष रंजन। हाँ बोलिए सर, अब अभिलेखागार वो जगह होती है जहाँ पर कोई सरकारी दस्तावेजें और ये सब चीजें संभाल के रखी जाती है। हाँ, बढ़िया है। तो भाई अभी बच्चे ने बताया कि अभिलेखागार में वो सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, उसे अभिलेखागार भी कहते हैं, और संग्रहालय भी उसी को कहते हैं, और साथ साथ में इसको आर्काइव भी कहते हैं। आर्काइव, है ना? तो इस तरह से अब ये सही गलत जो इसमें क्वेश्चन है वो भी इसमें बताया गया है कि ये पहला सही है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को, सभी बच्चों को पता ही होगा,
सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं ये। और अंग्रेजों को लगता था कि शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये राइट से है, इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिख रखा है। राइट है। हाँ, तो इस तरह से बच्चा लोग ये कहानी थी और इस पाठ का अब यदि किसी बच्चे